चाहता हूं प्रोग्राम की और इनका स्वागत करें और इस तरह से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और Hare Krishna. So once again, all the honorable judges, welcome to the International Society for Krishna Consciousness, ISKCON Ujjain. Let me introduce you the dynamic personality, His Grace Vrijendra Krishna Prabhu जी, जो कि जाने जाते हैं वैभव गुप्ता जी के नाम से। He is coming from जबलपुर, जिन्होंने NIT भोपाल से 2008 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी की। कॉलेज से 2006 में VIT वेल्लोर में राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए वे चयनित हुए। 2 कंपनियों में उन्हें प्लेसमेंट दिया गया, वेदांता एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में 2 साल 6 महीने तक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया। उसके बाद में इस्कॉन के संपर्क में दिसंबर 2006 में वे आए। जनवरी 2011 में पूर्णकालिक ब्रह्मचारी के तौर पर इस्कॉन उज्जैन से जुड़े। सितंबर 2016 से इस्कॉन उज्जैन के उप अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। अवंती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उज्जैन के वे बोर्ड मेंबर हैं। राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, मुरैना, सागर, छिंदवाड़ा, दाहोद एंड लिस्ट इज कंटिन्यू। वहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं। भारतीय सेना अधिकारी, अग्निवीर और JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए भी उन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है। अप्रैल 2025 में इंदौर में जिला न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक कार्यक्रम में उन्होंने सहभागिता करी और उसमें उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग दी। ग्वालियर, मुरैना, नीमच और छिंदवाड़ा में जिला स्तर के अधिकारियों के लिए कलेक्टोरेट में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अन्य योगदान के रूप में हरे कृष्णा टीवी के साथ एक चर्चित विषय माँ बाप या भगवान पर साक्षात्कार उन्होंने दिया, जिसके 5,50,000 से अधिक व्यूज हैं। अक्टूबर 2019 से प्रशासनिक क्षेत्र, जिला स्तर के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी, जेल कार्यक्रम में वे प्रचार कर रहे हैं। So today we are going to reveal the secret of stress management by His Grace Vrijendra Krishna Prabhu जी। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है। और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इतने स्पेशल ओकेजन पे, नरसिंह चतुर्दशी के ओकेजन पे आप सभी यहाँ पर सम्मिलित हुए। तो मैं जस्ट 45 मिनट्स के आसपास ही बोलूँगा और आई वुड लाइक टू प्रॉमिस दैट आई वोंट वेस्ट योर टाइम, वी विल लर्न समथिंग वैल्यूएबल टुडे। ठीक है, शॉर्ट प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग मेनली स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रेस आज के समय में हर एक सेक्टर में प्रवेश कर चुका है। स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड, एम्प्लॉयज आर स्ट्रेस्ड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर स्ट्रेस्ड, एवरीवन इज हैविंग सम और अदर डिग्री ऑफ स्ट्रेस। इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप गैस कर सकते हैं मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा रहा होगा? Which is the most frequently asked question in my life? Anyone would like to guess by raising their hand? नहीं, क्या बनोगे आगे जाके सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न नहीं है। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा क्लोज है। संन्यास तो मेरा भी नहीं हुआ है, इस्कॉन में संन्यास तो 50 के बाद ही होता है, अभी तो मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैम कुछ बोल रहे थे? हाँ, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि अगर आपको साधु ही बनना था तो NIT भोपाल से इंजीनियरिंग क्यों किया? कुछ लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, बोलते हैं आपकी वजह से हमारे भारत देश का एक NITian इंजीनियर कम हो गया। इसका उत्तर जानना चाहते हैं मैं क्या देता हूँगा? मैं इसका उत्तर भी एक प्रश्न के फॉर्म में ही देता हूँ। मैं बोलता हूँ, क्या हमारे भारत देश को एक पढ़े लिखे डॉक्टर की आवश्यकता है? क्या एक पढ़े लिखे इंजीनियर की आवश्यकता है? क्या पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए? क्या पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन चाहिए हमारे देश को? क्या पढ़ा लिखा फार्मर चाहिए? द आंसर इज यस। तो फिर एक पढ़ा लिखा साधु क्यों नहीं? मेक सेंस? बिकॉज आई कैन यूटिलाइज ऑल माई टैलेंट्स एंड स्किल्स टू एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल साइंस इन एन ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। मैं खुद टेक्निकल व्यक्ति हूँ,
4 साल में 8 सेमेस्टर थे, एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट, 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल, तो 40 थ्योरी 40 प्रैक्टिकल कर कर ही यहाँ तक आए हैं, है ना। तो आज मैं इवन स्टूडेंट से भी रिलेट कर पाता हूँ, तो फॉर्मलेस के टर्म्स में बात करता हूँ। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स, satisfaction is equal to performance upon expectation. They can well relate with it. तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो सटल पैरामीटर्स पे बात करती है। जैसे एक तो है हमारी ग्रॉस बॉडी, वायु अग्नि जल पृथ्वी और आकाश, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। दूसरी है इसके अंदर सटल बॉडी विच इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, मन बुद्धि और अहंकार। एक्सटर्नली तीनों ही चीज़ें नहीं दिखती है, देख करके कोई नहीं बता सकता कि कौन कितना इंटेलिजेंट है या किसका ईगो लेवल कितना हाई है, करेक्ट। तो ये सटल पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। माइंड का फंक्शन होता है प्रपोजल्स देना, इंटेलिजेंस जो होता है वो डिस्क्रिमिनेट करता है किस प्रपोजल को स्वीकार करना है, किस प्रपोजल को रिजेक्ट करना है। जितना स्ट्रांग होगा हमारा इंटेलिजेंस उतनी होगी अच्छी हमारी डिसीजन मेकिंग, है ना। बोलते हैं ना, क्लैरिटी लीड्स टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लीड्स टू कमिटमेंट। सो दैट्स व्हाई क्लैरिटी इज नीडेड। इनफैक्ट मैं जब इस बात में अपने आप को कमिट भी कर रहा था तो आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, क्योंकि पीछे जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। व्हेन द बैट्समैन इज नॉट क्लियर कि रन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बीच में आकर के कंफ्यूज होता है, उसका रन आउट होने का चांस बढ़ जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी देखिए, स्ट्रेस की बात करें तो आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे, किसी डॉक्टर से बात करेंगे तो बोलेगा स्ट्रेस होता है, ठीक है, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कर लिया करो, थोड़ा योगा कर लिया करो, प्राणायाम कर लिया करो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, नींद अच्छे से लिया करो, रात में 8 घंटे की नींद लिया करो। ये सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स, किसी अच्छी अपनी फेवरेट जगह घूम करके आ जाओ, स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। दीज आर मोर ऑन द एक्सटर्नल पैरामीटर्स, करेक्ट। स्पिरिचुअलिटी टॉक्स ऑन द सबकॉन्शियस पैरामीटर्स। What is subconscious level? Subconscious level is that level which is acting from behind on the subtle platform, which includes our thoughts, thinking, feeling and memories. ये सबकॉन्शियस पैरामीटर्स वो हैं जो कि सामने फोर फ्रंट में काम नहीं कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड काम कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको छिपकली से डर लगता है, एक छोटा चाइना का बच्चा उसी को उठा करके फेंक देगा। पहले बच्चे के मन में उसके सबकॉन्शियस पैरामीटर्स में एक डर बैठा हुआ है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को फायर से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, बहुत सारे फोबियाज रहते हैं, करेक्ट। तो सबकॉन्शियस पैरामीटर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमारे कोई भी सिचुएशन आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के पैटर्न्स हमारे क्या हैं। देखिए, इवेंट में हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, ना आउटकम में रोल है, पर रिस्पॉन्स जो हम देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। इवेंट डजंट हैव एनी मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट्स। इवेंट डजंट हैव एनी कलर, वी गिव कलर टू एन इवेंट। हमारे जीवन में कुछ सुखद घटना हुई कि दुखद घटना हुई, वो हम तय करते हैं किस प्रकार से हम उसको डिकोड करते हैं। जैसे अभी एक आया था ना न्यूज़ कि कोटा में एक लड़का है, क्या नाम है उसका, उसने अभी सुसाइड कर लिया। अलवीन कुमार 21 साल का लड़का है, नीट की तैयारी कर रहा था। नीट का एग्ज़ाम तो अभी 3 तारीख को है और सुसाइड उसने 10 दिन पहले ही कर लिया, क्योंकि उस स्ट्रेस लेवल को मैनेज ही नहीं कर पाया। उसको लग रहा था कि 21 साल के तो डेफिनेटली उसका 3rd ड्रॉप होना चाहिए, अगर 18 साल में उसने 12th क्लास किया होगा तो प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है कि उसको लग रहा है कि व्हाट इफ़ आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म। एग्जाम अभी हुआ नहीं है, एग्जाम खराब करके आता उसके बाद कुछ करता तो चीज़ थोड़ी सी और समझ में आती, अभी तो एग्जाम में अपीयर ही नहीं हुआ है। तो देखिए, अभी की जो जनरेशन है उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। वाई? बिकॉज द काइंड ऑफ इनपुट्स आवर माइंड प्रोसेसेस है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ वी हैंडल success in life is less important as compared to how we handle the failures in our life. Agree or disagree? हम अपने जीवन में सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करते हैं ये कम महत्वपूर्ण है एज कम्पेयर टू हाउ वी हैंडल फेलियर्स इन अवर लाइफ, करेक्ट। तो हमारी थॉट प्रोसेसिंग कैसी है ना। अभी देखिए, एक छोटी सी पानी की बॉटल आधा लीटर की, उसको मैं अगर 1 मिनट के लिए उठाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी को 5-10 मिनट उठाऊंगा, उसी को 1 घंटे पकड़ रहा हूँ तो हाथ में दर्द देना शुरू कर जाएगा। बॉटल आधा लीटर की है, पर द ड्यूरेशन
in with which I am holding that bottle will cause strain in my hand. करेक्ट. तो इस प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, थोड़े लेवल पे प्रोसेस करके उसको सिस्टम से निकाल देते बाहर, दैट इज ओके. पर वो हमारे सिस्टम में ही बनी रहती है, घूमती रहती है. दैट क्रिएट्स a lot of damages in our subconscious parameters. और mind is directly connected to the body. Correct? Stress level किसी का है, that will definitely affect your diabetes level, cholesterol level. करेक्ट. स्ट्रेस के मेरे जीवन में आता है, डेफिनेटली आता है. मैं मैनेजमेंट में हूँ, पिछले 10 साल से हूँ. हमारे मंदिर में करीब 35 के आसपास डिपार्टमेंट्स हैं. जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस में करीब आपके 70-80 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो डेफिनेटली देयर आर थिंग्स, देयर आर मैनेजमेंट इन्वॉल्व, देयर विल बी स्ट्रेस इन्वॉल्व. बट व्हाट वी डू, वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कार. व्हाट इज कार? चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल एंड राइज अबव अनएक्सपेक्टेबल. जिन चीज़ों में हम बदलाव ला सकते हैं उसमें बदलाव लाने का प्रयास करते हैं. जिन चीज़ों में बदलाव नहीं ला सकते हैं उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं. करेक्ट. देयर आर पैरामीटर्स विच वी कैन चेंज, देयर आर पैरामीटर्स विच वी कांट चेंज. तो इस प्रकार से सर्कल ऑफ कंसर्न पे काम नहीं करते, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करते हैं. व्हाट इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस? वो सारे पैरामीटर्स जिसमें वास्तविकता में हमारा इन्फ्लुएंस है. व्हाट इज सर्कल ऑफ कंसर्न? वो सारा पैरामीटर जिनमें हमारी खाली चिंताएं जुड़ी हुई हैं, उसके ऊपर हमारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है. तो हमारी थॉट प्रोसेसिंग जो है उसको सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट श्रीमद् भगवद गीता के 14th, 17th और 18th चैप्टर में, 3 चैप्टर्स में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकृति के गुणों का एक्सप्लेन किया है. प्रकृति के 3 गुण 14वें अध्याय का नाम ही है. 3 मोड्स ऑफ द मटेरियल नेचर. हम सभी के अंदर ये 3 मोड्स हैं. जैसे सारे के सारे कलर्स जो हैं वो 3 बेस कलर से आए हैं, है ना. इसी प्रकार से हम सभी के अंदर ये 3 मोड्स प्रेजेंट हैं. क्या नाम है इन मोड्स के? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस. ये 3 मोड्स हैं. हिंदी में बोले तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण. जब भी हमारे अंदर तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि होती है, हमारे रिस्पॉन्सेज बहुत गड़बड़ा जाते हैं. जब भी मोड ऑफ गुडनेस अच्छा रहता है, देन वी हैव मोर एंड मोर कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेज. जैसे जिस बच्चे ने सुसाइड किया, मैंने अभी नाम लिया था, उसका डेफिनेटली मोड ऑफ इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया. उसकी थॉट प्रोसेसिंग गड़बड़ा गई. वो बेचारे ही नहीं कर पाया क्या सही है क्या गलत है. उसका माइंड जो है इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया इसकी वजह से. एक्चुअली माइंड, मैंने जैसे पहले कहा, प्रपोजल्स देता है. माइंड इज एन एक्सटर्नल एजेंट, बट व्हेन वी आइडेंटिफाई इट एज इंटरनल एजेंट, chaos हैपेंस, गड़बड़ी होती है. मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट हमारे जीवन में बहुत काम आने वाला है, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी. एग्जांपल के लिए, शिवरात्रि के दिन आज से करीब 20 साल पहले मैंने निश्चय किया कि मैं शिवरात्रि के दिन निर्जला फास्ट करूँगा. मेरे माता पिता जानते थे कि इनकी औकात नहीं है कि निर्जला फास्ट कर पाए, तो उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया. उन्होंने कहा ठीक है करो. दोपहर के 12 बजे के आसपास मेरी मदर साबूदाने की खिचड़ी बना करके लाकर टेबल में रख दी. मैंने कहा नहीं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं आज निर्जला फास्ट करूँगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा. मम्मी खिचड़ी वहीं रख के चली गई. 3-4 बजे के पास फादर आए, वो कुछ फ्रूट्स लाए थे मार्केट से, बच्चे ने उपवास रखा है, वो फ्रूट्स लाए. मैंने कहा नहीं, ये मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं आज निर्जला हूँ, मैं नहीं लूँगा. उसके बाद वो भी चले गए रख करके. अब 5 बज गई, 5:30 बज गई, 6 बज गई, 6:30 बज गई. भूख तो बढ़ती जा रही थी. 7 बजे के आसपास मेरे ही मन ने बोला, शिव जी बड़े कृपालु हैं. उसके आगे क्या हुआ होगा आप जानते हैं. खुद ही से मैंने साबूदाना लिया, खुद ही से मैंने फल काटे, सब खा गया. तो पहले जब मेरी मदर आई थी, मैं उनको एक एक्सटर्नल एजेंट के रूप में देख रहा था, और ये मेरी इंटरनल वाउज हैं. फादर जब आए फ्रूट्स लेकर के, तो मैं उनको एक्सटर्नल एजेंट के रूप में देख रहा था, जो कि मेरी इंटरनल वाउज के बीच में आ रहे थे. अभी जो है माइंड जो है वो प्रबोधन दे रहा है, जिसको मैं एक्सटर्नल एजेंट के रूप में नहीं देख पा रहा हूँ, इंटरनल एजेंट के रूप में देख रहा हूँ. सेकेंड एग्जाम्पल, 3rd ईयर में जब मैं था, उस टाइम पे मेरी अच्छी तैयारी नहीं हुई थी. जो नेक्स्ट डे एग्जाम था उसमें से 5 यूनिट में से मेरी 3 ही यूनिट हुई थी. 2 यूनिट मेरी बहुत गड़बड़ाई थी. कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे तो समझ सकते हैं कि स्टूडेंट की हालत कितनी ख़राब ना होगी कि उसकी 2 यूनिट्स ही गड़बड़ाई हुई एग्जाम के एक दिन पहले. मैं सोच लिया था सुबह से लेकर रात तक मुझे पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है. बीच में थोड़ा बहुत गैप दे सकता हूँ 5-1 मिनट का, बट थ्रू आउट द डे हैव टू स्टडी बिकॉज टारगेट इज मोर. दोपहर में 12 बजे मेरा एक फ्रेंड आ गया, बोला चलो मूवी दिखा करके लाते अपने पैसे पे.
आज तक कभी फ्री टिकट का ऑप्शन नहीं लाया था वो, पर मैंने उसको मना कर दिया भाई, बिकॉज मुझे पढ़ना है, इट्स माई इंटरनल कमिटमेंट, ही इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट, सीधा मना कर दिया। शाम को भी कोई मित्र वगैरह चलो तुम घूम करके आते हैं, 1 आध घंटा थोड़ा चिल होके आते हैं, मैं मना कर दिया। मैंने कहा मैं चिल कमरे में ही घूम करके बोलूँगा, मुझे 1 घंटा बाहर घूमने की आवश्यकता नहीं है। बट रात में 10 बजे जो कि पीक टाइम था, तो मैंने कहा चलो 2 मिनट के लिए कुछ वीडियो गेम खेल लेते हैं। उस टाइम पे वीडियो गेम काफ़ी चला करते थे। अभी वो 2 मिनट के लिए जो वीडियो गेम खेलने गया, वो कैसे 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो गया मुझे ही पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि प्रपोजल किसका था? माइंड का था, whom we identify decode as internal agent which is ultimately an external agent. Third most powerful example, सपोज को जी कोई व्यक्ति परेशान होकर के सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर आए, उसने सोचा है कि ठीक है कल सुबह मैं इस जीवन का अंत कर लूँगा। रात ही में अगर उसके अंदर उसके घर में कोई अगर चोर घुस करके आता है, कोई प्राण घातक हमला करता है, अब आप बताइए क्या वो प्रतिकार करेगा, विरोध करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा, क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एजेंट के रूप में उस चोर को देख रहा है। करेक्ट? पर जब माइंड सुसाइडल थॉट देता है तो उसको एक इंटरनल एजेंट के रूप में देखता है। करेक्ट? सो दैट इज द पावर ऑफ माइंड, and that's what Krishna is talking the Bhagavad Gita in the 6 chapters. Krishna dedicated 7 verses in the 6th chapter of Bhagavad Gita, how the mind functions. चंचला ही मना कृष्णा प्रमाते बलभद्रम, कि माइंड इज सो ऑब्स्टिनेट, सो चंचल है ना, और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी अगले वर्ष में दिया है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से हमको इसकी माइंड की रेजिंग इक्वेशंस को हमको कंट्रोल में लाना है, थ्रू प्रैक्टिस है ना, एंड थ्रू डिटैचमेंट फ्रॉम दोज थिंग्स विच आर नॉट लाइक नॉट गोइंग पैरेलल टू अवर गोल स्टेटमेंट। जो रूल्स हमारे भक्ति में लगते हैं वही रूल्स हमारे लाइफ में भी लगते हैं बहुत सारे, है ना। हमारे भक्ति में बोला जाता है कि द साइन ऑफ सरेंडर टू कृष्णा इज एक्सेप्टिंग थिंग्स फेवरेबल फॉर भक्ति एंड रिजेक्टिंग थिंग्स अनफेवरेबल फॉर भक्ति। ये स्टेटमेंट स्टूडेंट के लिए लगता है, जो कैरियर है ना, उसका कैरियर गोल स्टेटमेंट के जो फेवरेबल उसको स्वीकार करेगा, अनफेवरेबल को रिजेक्ट करेगा तो आगे बढ़ जाएगा। सिद्धांत सेम रहते हैं, इसमें क्या ना, हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज अपॉन डिजायर्स। लोगों को लगता है रिसोर्सेज बढ़ा लेंगे तो वी विल बी हैप्पी, ना जी ना, नीचे डिनोमिनेटर में वो डिजायर कंपोनेंट बैठा हुआ है, वो हैप्पीनेस पैरामीटर को एचआरडी इक्वेशन में उसको डाउन कर देता है। सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू परफॉर्मेंस अपॉन एक्सपेक्टेशन। हमको लगता है परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, ना जी ना, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन क्या है बहुत कुछ डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस इज नॉट अलोन द पैरामीटर, एक्सपेक्टेशन मैटर्स अ लॉट। जैसे हमारे आश्रम में 9 बजे ब्रेकफास्ट रहता है, ब्रेकफास्ट का टाइम निर्धारित है 9 से 9:30। कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से उसी टाइम पे सो गया या नहीं जा पाया, 10 बजे जाता है, उसको सिंपल दाल चावल ही मिलता है तो भगवान को धन्यवाद देकर के आता है। क्यों? ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मुझे कुछ मिलेगा। पर वही व्यक्ति अगर 9 बजे जाता है, 7 आइटम किचन में बने तो उसको 6 आइटम मिलते हैं तो बोलता है देखो 1 आइटम कम मिला, है ना। बोलता है कितनी नाइंसाफी चल रही है, 9 बजे टाइम पे गए तो उसके बाद भी 1 आइटम कम मिला। पर वही व्यक्ति जब 10 बजे जाता है तो दाल चावल मिलते हैं तो बोलता है हे कृष्ण बड़ो दयामय। गेटिंग द पॉइंट? तो इन दैट वे एक्सपेक्टेशंस आर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मेरे जीवन के एक इंसिडेंट से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लर्निंग लेसन्स मिले, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 6th और 7th क्लास में भी कोई मेरे से पूछता था कि आपके लाइफ में आपको क्या बनना है। मेरे को 2-3 आंसर नहीं रहते थे, एक ही सिंगल आंसर रहता था, आई वॉन्ट टू बिकम अ गुड इंजीनियर। 10th क्लास की गर्मी की छुट्टियों में जैसे एग्जाम दे के आया था, हमारे सब मित्रगण तो खेलने चले गए थे, मैं जो है ट्रिग्नोमेट्री की 11th क्लास की बुक उठा करके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अपन को अच्छे एग्जाम निकालना है, AIEEE का एग्जाम निकालना है। पर फिर जैसे स्कूल शुरू हुए, 3 महीने तो अच्छी पढ़ाई की, जैसे स्कूल शुरू हुए तो दोस्त जो है वो गड़बड़ मिल गए। एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। दोस्त गड़बड़ मिल गए, उन्होंने बोला कि क्या उस समय गाना भी चला था, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन। तो इस प्रकार से हमको जो है घुमाते फिराते रहे और पूरा हमारा 2 साल नष्ट कर दिए। 12th क्लास के बाद जब AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2003 में जब मैंने दिया तो मेरी स्टेट रैंक 10,000 पार कर गई और कोई भी अच्छा कॉलेज मुझे लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं जबलपुर का रहने वाला, मेरे पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, हमारी कपड़े की दुकान है, कंचन का है, अभी भी है आशीर्वाद मार्केट में। कहा दोनों पिता पुत्र मिल करके कपड़े की दुकान बढ़िया से चलाएंगे।
अच्छा, कपड़े की दुकान का मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था, साड़ी की दुकान का। क्योंकि कभी भी जाता था पिताजी की दुकान में किसी काम से, वहाँ देखता था लेडीज़ आती थी, 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितनी साड़ी खुलवाती थी, मोल भाव के चक्कर में एक भी नहीं ले जाती थी, फिर बैठ करके घड़ी करते रहो। मैंने कहा जीवन में कभी दुकान भी खोलनी होगी तो मेडिकल शॉप खोलूंगा। मेडिकल शॉप में कोई नहीं बोलता कि ये दिखाओ कि वो दिखाओ, बिल बनाने के बाद कोई मोल भाव नहीं करता कि 340 का बिल बना तो 300 ही देंगे। देखा कभी आपने ऐसा? तो मैंने कहा मेडिकल शॉप खोलूंगा। पर मैं कहा मैं कहाँ मैं शॉप ऑफ की बात करूँ, मेरा तो लक्ष्य 7th क्लास में ही क्लियर था कि मुझे एक इंजीनियर बनना है। मेरे पिताजी से कहा कि मुझे एक ड्रॉप लेना है। पिताजी ने कहा तुम क्या ही उखाड़ लोगे 1 साल ड्रॉप लेकर के, 10,000 रैंक लगी है, थोड़ी पढ़ लिया तो 9,000 लग जाएगी, ज़्यादा पढ़ लिया तो 8,000 लग जाएगी, बहुत पढ़ लिया तो 5,000 लग जाएगी। क्या 5,000 स्टेट रैंक में तुमको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? मैंने कहा नहीं मिलेगा। तो क्या क्यों अपना 1 साल बर्बाद करते हो? मैंने कहा पिताजी बात तो आप बहुत लॉजिकल कर रहे हैं, पर मुझे तो 1 साल ड्रॉप लेना ही लेना है। मेरी जिद के आगे उनकी ना चली। फाइनली मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और बहुत शिद्दत के साथ में मैंने पढ़ाई किया। बहुत सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी पर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। मूवीज़ देखना अच्छा लगता था, नहीं देखा। क्रिकेट देखना अच्छा लगता था, नहीं देखा। पार्टीज़ में जाना, खाना पीना अच्छा लगता था, नहीं खाया। 1 साल तक एकदम साधु की तरह पढ़ाई किया। 1 साल के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल में गया तो भगवान से प्रार्थना किया, 364 दिन की मेहनत 365वें दिन सिली मिस्टेक्स की वजह से बेकार ना होने पाए, इसके लिए आप कृपा कीजिए। होता है ना कई बार बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी गड़बड़ा देते सिली मिस्टेक्स की वजह से, हड़बड़ा जाते हैं पेपर के पहले। तो उसके लिए मैंने भगवान से बहुत गंभीरता के साथ में प्रार्थना की। आवर एंडेवर, एट द टाइम ऑफ एंडेवर वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट। बिफोर परफॉर्मिंग वी नीड टू प्रे। आवर एंडेवर एंड कृष्णाज ग्रेस, 2-point फॉर्मूला फॉर सक्सेस। एंडेवर हमारा होगा, प्रार्थना भगवान से करेंगे। ऐसा नहीं कि बिना एंडेवर करे प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने अच्छी कॉन्शियसनेस के साथ एग्जामिनेशन दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में जब रिजल्ट आया है ना, तो मैं भी देख करके रिजल्ट को बहुत छक्का हो गया। वहाँ पे लिखा था, मेरा ऑफिशियल नेम वैभव गुप्ता, वैभव गुप्ता स्टेट रैंक 433, 433। आप समझ सकते हैं 5 डिजिट रैंक को 3 डिजिट रैंक में कन्वर्ट करने में मेरी कितनी मेहनत लगी होगी। करेक्ट। एक समय तो मैं भी स्ट्रेस में आ गया था, खतरनाक स्ट्रेस में आ गया था कि मेरा गोल्ड स्टेटमेंट ही छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। करेक्ट। बट मुझे बहुत अच्छी लर्निंग लेसन्स मिले हैं। फेलियर इज नॉट अ फेलियर इफ यू लर्न फ्रॉम इट, है ना। अगेन दिस सेम फॉर्मूला, इवेंट डज नॉट हैव एनी कलर, वी गिव कलर टू द इवेंट, है ना। सो मूविंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट द लॉस ऑफ enthusiasm is the sign of a mature person. In fact, failure can be one of the recipes to success. जितने भी महान लोग रहे हैं अपने जीवन में, फेल बहुत बार हुए हैं और फेलियर से लर्निंग लेसन्स बहुत ज़्यादा उन्होंने लिए हैं। हम लाइट देख रहे हैं, एडिसन ने कोई पहले 2वीं 5वीं 10वीं 100वीं 200वीं बार में नहीं बना दी थी, है ना। हजारों बार फेल होने के बाद में एडिसन को डिस्कवर बल्ब। करेक्ट। सो इन दैट वे मुझे उस हर एक व्यक्ति से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है जो कि काफ़ी नीचे से ऊपर तक पहुंचा है ना। अमिताभ बच्चन शुरुआत में जब एक्टिंग लाइन में आया तो लोग बोलते थे खंबे जैसा खड़ा है, इसको कौन ही एक्टिंग करवाएगा। बट ही ओवरकम्ड हिज शॉर्टकमिंग्स। रजनीकांत तो बस कंडक्टर थे। जॉन्टी रोड्स वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर, आप गूगल सर्च करेंगे हु इज द बेस्ट फील्डर इन क्रिकेट, जॉन्टी रोड्स का नाम आएगा। उसको तो मिर्गी के दौरे आते थे, बट ही ओवरकम ना, ही ओवरकम्ड। नरेंद्र मोदी जी तो चाय बेचते थे। करेक्ट। सो ऑल दीज पीपल ओवरकम्ड देयर वीकनेसेस, देयर शॉर्टकमिंग्स। एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड उन्होंने डेवलप किया जो कि कृष्ण अर्जुन को डेवलप करने के लिए भगवत गीता में बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुना वॉज ऑल्सो फीलिंग होपलेस, कन्फ्यूज्ड, baffled, puzzled. He doesn't want to fight. But Krishna is asking Arjuna, do your duties responsibly. As a Kshatriya, it is your duty to fight. Do it meticulously. Correct? So that's why if we are pleasure centered, we will be miserable. If we are duty centered, we will be happy. सेंटर हमारा जीवन का हमको डिफाइन करना बड़ा जरूरी है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर प्लेजर सेंटर्ड, है ना, कि आनंद कहाँ है, प्लेजर कहाँ है। बट इफ यू आर डूइंग अवर ड्यूटीज नाइसली विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे प्लेजर जो है वो छुपा हुआ है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ हनुमान। जब हनुमान जी को बोला गया था सीता जी की खोज के लिए लंका जाने के लिए, वो उड़ करके जा रहे थे, बीच में एक बड़ी राक्षसी आ गई, उसका नाम था सुरसा।
वो बोले कि मुझे ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है कि कोई भी मेरे मुख के अंदर जाए बिना आगे नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कोशिश की पर उसके बाद भी आगे नहीं जा पा रहे थे, ऐसा उसका कुछ दैविक उसकी पावर्स थी। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि कुछ तो किया जाए, दिमाग लगाया, ही इज़ फुल ऑफ विजडम। तो उन्होंने अपने साइज को बड़ा कर लिया, रामायण के हिसाब से 10 योजन बराबर साइज को बड़ा कर लिया। तो वो राक्षसी भी बड़ी ही, क्या बोलते हैं, बड़ी ही यौगिक शक्ति से फिल्ड थी। तो उसने अपने मुख के साइज को 20 योजन के बराबर बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने अपने साइज को 30 योजन बराबर बड़ा कर लिया। तो सुरसा ने अपने मुख के साइज को 40 योजन बराबर बड़ा कर लिया। हनुमान 50, सुरसा 60, हनुमान 70, सुरसा 80, हनुमान 90, सुरसा 100। हनुमान जी ने कैसे, तो चलते ही चला जाएगा, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, गेम का रूल चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही सोचा क्या करूं, तुरंत ही अपने साइज को एकदम 1 इंच बराबर छोटा कर दिया और तुरंत सुरसा के मुख के अंदर प्रवेश करके रॉकेट की स्पीड से गए थे और रॉकेट की स्पीड से बाहर आके कहा कंडीशन फुलफिल्ड, कंडीशन फुलफिल्ड। तुरंत सुरसा ने भी एक देवी का रूप धारण करके सामने आई और कहा कि हनुमान, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा ले रही थी, है ना, और तुम जो है इस परीक्षा में सफल निकले। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम अपने प्रयत्न में सफल रहो। तो देखिए हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे लेसन छुपे हुए हैं। जैसे ये मैंने आपको एक विजडम लेसन बताया। देखिए हमारे भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होती है, इवन हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होती है। एक अपना साइज बढ़ाता है तो दूसरा भी अपना साइज बढ़ाता है, फिर पहला अपना और साइज बढ़ाता है, दूसरा अपना और साइज बढ़ाता है। पर उसमें अगर कोई ह्यूमिलिटी गियर अगर लगाना जानता है तो क्या वहीं की वहीं कॉन्फ्लिक्ट जो थोड़ी सी छोटी हो सकती है, चीज़ें जो है रिजॉल्व हो सकती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिलेशनशिप जिनको हम काफ़ी वैल्यू करते हैं उसके बीच में ईगो ना आने पाए। इनो काम बनाए 6 सेकंड में, ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में, करेक्ट। तो ईगो जो है वो बीच में आता है तो बहुत गड़बड़ी करता है ना। द्रोणाचार्य और द्रुपद की स्टोरी भी ईगो कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे जब वो गुरुकुल में थे। द्रोण मित्रता में बोलते थे कि मित्र जो कुछ मेरा है 50% तुम्हारा ही है। बड़े होकर के द्रोणाचार्य एक गरीब ब्राह्मण के रूप में बाहर निकले और द्रुपद को तो राजा के पुत्र थे, उनको राजा ही मिला, राज सिंहासन ही मिला। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि, उसने कहा कि आप अपनी इतनी गाथाएं बताते थे, आपका मित्र इतना महान है, कभी जाकर के उससे कुछ मदद नहीं ले सकते। तो बोला मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं निश्चित कुछ 5 घर जाता हूँ, उसके बाद 6वां घर भी नहीं जाता हूँ। दैट काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट ब्राह्मणास दे यूज्ड टू बी। ऐसा नहीं कि सब घर जाते ही चले जा रहे हैं, नो, दे वर स्ट्रिक्ट। कुछ एक घर जाएंगे, जो मिला तो ठीक है, बाकी इट्स ओके। पर उन्होंने कहा कि एज अ फ्रेंड आई कैन गो एंड विजिट, एक मित्र मित्र के पास जा सकता है। मैं एज अ ब्राह्मण, एज अ भिक्षुक नहीं जा सकता राजा के सामने कि मुझे भिक्षा में ये दो, दैट इज अगेंस्ट माई प्रिंसिपल, बट एज अ मित्र आई कैन गो। तो एज अ मित्र द्रोणाचार्य द्रुपद के पास में गए और द्रुपद के पास जब उन्हें मित्रता का व्याख्यान किया, द्रुपद अपन बचपन में मित्र थे, वो चीज़ द्रुपद को पसंद नहीं आई। और फाइनली पूछा किस लिए आया, तो बोलते थे मैं तो मित्रवत तुमसे कुछ सहायता लेने के लिए आया था, कुछ एक गाय लेने के लिए आया था। तो द्रुपद का कहना था एज अ भिक्षुक ब्राह्मण आप मांगो, हम आपको 100 गाय दे देंगे, क्योंकि इससे तो हमारी कीर्ति बढ़ेगी ना। एज अ किंग आई एम सपोर्टिंग अ ब्राह्मण, बट फ्रेंडशिप कोटा मत लगा। और इनका था, द्रोणाचार्य का था कि हम भिक्षुक के भांति आपके पास इस प्रकार से नहीं आ सकते, वो तो हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है। सिंस आई कंसिडर यू एज माय फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई केम। तो दैट्स व्हाई देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट एंड अल्टीमेटली द्रोणाचार्य वाज ह्यूमिलिएटेड एंड ही हैज टू गो बैक। फिर द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा ली कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा। फिर उन्होंने पांडवों और कौरवों को तैयार किया और फाइनली जब गुरु दीक्षा का समय आया तो उस समय द्रोणाचार्य ने कौरवों पांडवों से एक ही चीज़ मांगी कि वो द्रुपद को बंदी बना करके ले आओ। तो वहाँ पे फाइनली कौरव फेल हो जाते हैं, पांडव पास हो जाते हैं, द्रुपद को बंदी बना भी लेते हैं। पर जब द्रुपद को बंदी बनाते हैं उस समय द्रोणाचार्य उनको काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं और अल्टीमेटली काफ़ी ईगो उनका हर्ट करते हैं। किसका? द्रुपद का। और फाइनली द्रुपद को बोलते हैं कि तुमने फ्रेंडशिप नहीं निभाई, मैं फ्रेंडशिप दिखाता हूँ तुमको, और तुम 50% राज्य लेकर के वापस जाओ और मैं 50% तुम्हारा राज रखता हूँ। वहाँ पे द्रोणाचार्य ने द्रुपद का ईगो हर्ट किया। तो द्रुपद ने फिर प्रतिज्ञा ली कि मैं एक ऐसा पुत्र की उत्पत्ति करूंगा यज्ञ कुंड से जो कि द्रोणाचार्य का संहार करेगा। वहां से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म होता है।
धृष्टद्युम्न फाइनली जो है इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र ही किल्स द्रोणाचार्य। तो वहां से द्रोणाचार्य का पुत्र जो रहता है धृष्टद्युम्न, वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अभी इसको छोड़ूंगा नहीं, धृष्टद्युम्न को। फिर फाइनली वो इन द मिडल ऑफ द नाइट वो उसको किल करता है। तो ए ने बी को मारा, बी ने ए को मारा, बी ने फिर ए को मारा, एक ही पार्टी ने बी को मारा। तो ये सब चलता रहता है। लर्निंग लेसन इज, जिस समय द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बुलाया था, जिस समय उसको हरा दिया था, उस समय कुछ एक ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं कि गलती तो द्रुपद की रियलाइज करते पर उनका ईगो हर्ट नहीं करते, तो मामला वहीं सेटल हो जाता। ही कुड हैव चोजन सम अदर वर्ड्स कि सी द्रुपद, I just captured you in order to make you understand where you went wrong. But still, we are good-hearted friends. I don't have any enmity towards you. Just to teach you an lesson, I did this. Now we are friends. We can again continue together. So many a times, this ego plays a very important role. So when we read scriptures, especially we as a monk, we always try to gain some learning lessons which we can apply in our life. Otherwise, that leads to very much mental imbalances. है ना। अभी जो है फाइट जो है वो फिजिकल स्तर पे नहीं है, मेंटल स्तर पे है। तो मेंटल मसल्स कितनी स्ट्रांग है, दैट विल डिसाइड हु विल विन और हु विल लूज। फिजिकल पैरामीटर्स पे तो फाइट होती नहीं है, मेंटल पैरामीटर्स पे ही सभी की फाइट है। इवन आप देखें, इवन जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, मैं जनरली ये पुलिस सेशंस में पॉइंट देता हूँ, इवन जितने भी प्रकार के क्राइम्स भी हो रहे हैं तो हम उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे। ज़्यादातर क्राइम्स आपके 95% प्लस क्राइम्स आपके 3 कैटेगरीज में आते हैं: करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। आप खुद थोड़ा सोच सकते हैं, इन 3 कैटेगरीज में आपके मैक्सिमम क्राइम्स आ जाएंगे: करप्शन रिलेटेड क्राइम, सेक्सुअलिटी रिलेटेड क्राइम और वायलेंस रिलेटेड क्राइम। द रीजन बिहाइंड दिस इज, द रीजन बिहाइंड करप्शन रिलेटेड क्राइम्स आर अनकंट्रोल्ड ग्रीड. The reason behind sexuality related crimes are uncontrolled lust. The reason behind violence related crimes are uncontrolled anger. That's what Krishna is saying in Bhagavad Gita. Kam esha, krodha esha, rajoguna samudbhava, mahashano mahapapma vidde idam iha varinam. Ki, my dear Arjuna, this lust and anger, which is born of the mode of passion, are your main enemies. Correct? So we have to understand who the real enemies are. So when we propagate these teachings of Bhagavad Gita, then many intelligent people accept it. बहुत सारे बुद्धिमान लोग इसको स्वीकार करते भी हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, और एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जब देखते हैं तो टीचिंग से प्रति फेज जो है बढ़ता है। जैसे मैं उसी डॉक्टर के पास दोबारा जाता हूँ जिसका इलाज मुझे काम आया। आप भी शायद ऐसे ही करते होंगे ना, किसी डॉक्टर के पास तभी दोबारा जाते होंगे जब उसने आपको थोड़ा ठीक किया हो। तो वी ऑल हैव आवर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, है ना। वी ऑल हैव आवर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो कि जिसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सिमिलरली भगवत गीता में इतने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अलग अलग जगहों पे दिए गए हैं जो कि हमारे बेनिफिट के लिए है। सो आज एक सेशन में तो मैं क्या ही कवर करूँगा, बट बेसिकली जितने भी हमारी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इट कैन बी ओवर थिंकिंग, इट कैन बी अनहेल्दी कंपैरिजन, है ना, इट कैन बी जेलसी, है ना, एनवी, लस्ट, एंगर, एनीथिंग विच प्रॉब्लम विच इज coming because of the negative emotions, that has the solution, and the solution is there in the pages of Bhagavad Gita. एक strong example देना चाहूँगा comparison पे, unhealthy comparison पे, because देखिए स्ट्रेस के कुछ तो ऐसे पैरामीटर जो कि हमारे कंट्रोल के एकदम ही बाहर है। जैसे हमारे कोई नियर एंड डियर वन की डेथ ही हो गई, अब व्यक्ति का थोड़े समय स्ट्रेस में आना स्वाभाविक है। कोई अर्निंग मेंबर ही लाइफ में से चला गया, स्ट्रेस आना स्वाभाविक। पर बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल पैरामीटर्स रहते हैं जो कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स गलत होने की वजह से हमारे जीवन में स्ट्रेस आता है। करेक्ट? वो उनमें से एक पैरामीटर जो है वो है अनहेल्दी कंपैरिजन। स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देना चाहूँगा, जिस समय मेरी जॉब लगी थी 2008 में, 12 अगस्त 2008 हमारा ज्वाइनिंग डेट था। तो 31 तारीख का सबको इंतज़ार था क्योंकि पहली सैलरी आने वाली है। चर्चा शुरू हो गई, तुम पहली सैलरी में क्या करोगे, तुम क्या करोगे। और एचआर डिपार्टमेंट से मैसेज आता है कि इस महीने की सैलरी आपकी अगले महीने इकट्ठी ऐड होकर के आएगी। हम सभी लोग निराश हो गए। ठीक है, फिर से काउंटडाउन शुरू हुआ। 5 सितंबर, 10 सितंबर, 15, 20, 25 सितंबर, 26, 27, 28, 29 सितंबर, 30 सितंबर के बाद में फिर 1 तारीख को सबको
वेट है। अच्छा, हम 4 मित्र थे, हम चारों ने कैलकुलेट कर लेते कि हमारी सैलरी अगर हमारी फुल अटेंडेंस है तो बननी कितने वाली है। तो हमने सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा दिया था, हम सभी की ऑल प्रेजेंट थी, तो हमारे 60,000 रुपीज़ हमारे अकाउंट में आने चाहिए थे, है ना, 60,000 रुपये आने चाहिए थे। तो उस समय मैं थोड़ा सा ज़्यादा शरारती था, अब तो कम हो गया हूँ। तो उस समय मेरे मन में एक शरारत चली और मैंने मेरे जो 3 मित्र थे इनसे एक एक करके उनके फ़ोन मांगे, कहा कि देखो कंपनी ने तो सैलरी दी नहीं है, बैलेंस ख़त्म हो गया है, घर में फ़ोन लगाना है, फ़ोन दो। तो मित्र ने जैसे ही मुझे फ़ोन दिया तुरंत ही मैंने उसका फ़ोन लिया और मेरा नंबर उसके मोबाइल में ICICI बैंक के नाम से सेव कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो सैलरी अकाउंट था वो ICICI बैंक में था। दूसरा मित्र से मोबाइल लिया, फ़ोन लेना तो बहाना था, घर में थोड़ी फ़ोन लगाना था। तुरंत उसका मोबाइल लिया, उसका मोबाइल में भी मेरा नंबर ICICI बैंक के नाम से सेव कर दिया। ऐसे मैंने तीसरे मित्र के साथ किया। अब कहानी हो जाएगी सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि 1 तारीख हो गई है और सुबह-सुबह 6 बजे मैं अपने ही मोबाइल से, जैसे कस्टमाइज़ मैसेज नहीं आता ICICI का, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 60,000 रुपीज़ XXXX, पूरा कस्टमाइज़ मैसेज बना करके मैंने पहले मित्र को भेज दिया। वो देख करके एकदम खुश हो गया, मंजन भी नहीं किया था, सुबह उठा ही था और 7वें आसमान पे सैलरी आ गई, देखो 60,000 सैलरी की। बाकी लोग बोल रहे हैं हमारी नहीं आई, मोबाइल को रीस्टार्ट करें, कहीं कुछ कर रहे हैं, और ये व्यक्ति 7वें आसमान पे है। तुरंत मैंने मेरे मोबाइल से दूसरे को मैसेज भेजा, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 65,000 रुपीज़। 60 वाला दुखी हो गया, 60 वाला दुखी हो गया, और 65 वाला दिखा रहे, देखो 65। इतनी देर में मैंने तीसरे को मैसेज किया, डियर सर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 70,000 रुपीज़। तो 65 वाला भी दुखी हो गया, जैसे 5,000 निकाल लियो किसने इसके, और 70 वाला एकदम आज 7वें आसमान पे। उसके बाद मैंने कहा, जरा देखो तो कौन से नंबर से मैसेज आ रहा है। तो उन्होंने देखा तो इसके नंबर से, तो मेरे को पीटने के लिए दौड़े। मैंने कहा पीट लेना, पर बहुत ज्ञान की बात देने वालों, बैठ करके सुन लो। वो लोग बैठे, मैंने बोला 60 वाले से बोला, देखो कल अपन लोग ने बैठ करके कैलकुलेशन किया था ना, फुल अटेंडेंस में 60,000 आने थे, तुम्हारे 60 आए, तुम बहुत खुश भी हुए थे, है ना, पर तुम्हें दुख क्यों लगा कि सामने वाले के पास 5,000 ज़्यादा आ गए? तो बिकॉज ऑफ अनहेल्दी कंपेरिजन। अच्छा, 65 वाले से पूछा, तुम्हारे तो 5 ज़्यादा आए थे ना, तुमको किस बात का दुख लगा तीसरे व्यक्ति के पास में अगर 70 आ गए तो? So in this world there's enough to satisfy everyone's need but not a single person's greed. हमारे पास क्या है लोगों को कम फर्क पड़ता है, दूसरे के पास क्या उससे ज़्यादा समस्या रहती है। So all these are the complexities of mind. By connecting ourselves with spirituality, these complexities gets reduced. है ना, बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, तो ऐसे कुछ हम फूड लें जो कि ब्लॉकेज जो क्रिएट करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हमारा कम जाएगा। करेक्ट। तो इस प्रकार द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स वेरी अमेजिंगली फॉर चेंजिंग द मेंटल पैटर्न्स ऑफ आवर लाइफ। करेक्ट। हमारे जीवन के मेंटल पैटर्न्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, दे कंप्लीटली गेट चेंज। इवन आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस सो मच ऑफ चेंजेस इन माई सेल्फ। पहले मुझे गुस्सा बहुत तेज आता था, मेरे हिसाब से चीज़ें ना हो तो मेरे एकदम आग बबूला हो जाता था। अभी आफ्टर कनेक्टिंग विद स्पिरिचुअलिटी आई मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप नेम्ड मिस्टेक्स। जब भी मैं कुछ गड़बड़ी करता, मिस्टेक करता, तो मैं उसको एंटर कर देता हूँ। करेक्ट। दैट हेल्प्स मी अ लॉट, क्योंकि मैं देखता हूँ कि दूसरे भी गलती कर रहे, मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं कभी गलती नहीं करता, दूसरे हमेशा ही गलती करते रहते हैं। एक कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी कि एक राजा जो हमेशा ही ऐशो आराम में, हमेशा अय्याशी में रहता था, उसको चाहिए रहता था कि उसका सोने के टाइम पे जो बेड है वो एकदम सुगंधित फूलों से सजा रहे। और 20 साल से एक सेविका थी, मालिन थी, जो कि बड़े अच्छे अच्छे सुगंधित फूलों को चुन करके उसके बेड को सजाती थी। एक दिन थक करके वो काफ़ी थक जाती है, तो सोचती है कि राजा के आने में तो 1 घंटा है, मैं बस 2 मिनट के लिए थोड़ा इस बेड पर लेट करके तो देखो कि जिस बेड को मैं 20 साल से सजा रही हूँ उसमें लेटने में क्या आनंद मिलता है। जैसे ही वो लेटती है उसकी नींद लग जाती है, नींद खुलती है तो सामने राजा खड़ा रहता है एकदम आग बबूला। मालिन, तुम्हारी इतनी धृष्टता कि तुम राजा की बेड पे सोई हुई हो। तुरंत ही ताली बजा करके अपने सैनिकों को बुलाता, बोलते इसको 50 कोड़े की सजा दो। तो वो पहले माफ़ी मांगती, राजन मेरे से गलती हो गई, बहुत थकी हुई थी, 20 साल से मैंने आपकी सेवा की, 2 मिनट के लिए मेरी नींद लगी, मुझे क्षमा करें। पर राजा नहीं सुनता, बोले तुम्हारी इतनी धृष्टता, एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ढीलेपन का सही इलाज होना चाहिए। उसको कोड़े मारना शुरू कर देते हैं, और जैसे उसको कोड़े मारना शुरू करते हैं, उसको जैसे कोड़ा मारते हो तो हंसना शुरू कर देती है।
राजा को बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आता, फिर से एक कोड़ा मारते हैं, फिर से वो हंसना शुरू कर देती है। राजा को लगता है पागल तो नहीं हो गई, तो उससे बोलते रोको अभी कोड़े मत मारो, पूछो तो इससे हंस क्यों रही है। वो बोलती है कि राजन, मैं इस बात से हंस रही हूँ कि 20 साल की सेवा करने के बाद एक बार मेरी गलती हुई तो मुझे 50 करोड़ की सजा मिल रही है, तुम्हारे ऊपर पूरे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम दिन रात तैयाशी में रहते, तो तुमको कितनी बड़ी सजा ना मिलेगी। ये सोच करके राजा एकदम थर थर कांप गया, बिकॉज हर वर्ड्स हैड ऑनेस्टी, हर वर्ड्स हैड ऑडेसिटी। तुरंत राजा घबरा गया और वो तुरंत ही उसके चरणों में गिर गया। बोले मतलब रियली तुमने जिस चीज़ का मुझे एहसास दिलाया, उस चीज़ का एहसास मुझे किसी ने ही नहीं दिलाया, है ना। मैनी अ टाइम्स अदर्स मिस्टेक्स हमको बहुत बड़ी होकर के दिखती है, हमारी मिस्टेक वो बहुत छोटी होकर के दिखती है, करेक्ट। तो एटीट्यूड में हमारे चेंजेस जितने हम लाएंगे, उतने जितनी भी ये मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, काफ़ी ज़्यादा हमारी सॉल्व हो जाएंगी, है ना। मैं जिनके भी साथ कार्य करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि उनके प्रति मेरे हृदय में काफ़ी अप्रिशिएशन हो, है ना। क्योंकि उनकी गलतियाँ तो मेरा फॉल्ट फाइंडिंग इसके अंदर तुरंत दिखेगा, करेक्ट, पर उनके द्वारा किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन तो मैं भूलने ही वाला हूँ, 100% मैं तो भूलने ही वाला हूँ। आई कीप ऑन नोटिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। पहले मेरे मदर और फादर से बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि मैं उनके द्वारा दी गई गलतियों को ज़्यादा देखता था। पर जब मैंने ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना शुरू किया, तभी बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है। आई कैन सी हाउ मच माई मदर सेक्रीफाइस्ड फॉर मी इन माई अपब्रिंगिंग। शी इज़ अ वेरी सिंपल हार्टेड लेडी। मेरे फादर ने कितना सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। तो नाउ आई हैव अ होल लिस्ट ऑफ sacrifices which they did. My relation is very good with them. So our attitude is very important actually, है ना। तो इवन जिस प्रकार के वातावरण में मैं रहता हूँ वो भी काफ़ी ज़्यादा नरिशिंग रहता है। तो दैट ऑलवेज हेल्प मी टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बींग, टू बिकम अ बेटर सेंट, है ना। इवन मैं तो रिवॉल्यूशनर्स की लाइफ से बड़ा इंस्पायर रहता था। आई वॉज सो अमेज टू लाइक व्हेन आई वॉज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। उस समय यूपीएससी नहीं चलती थी, आईसीएस का एग्जाम चलता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। 7 महीने की तैयारी में सुभाष चंद्र बोस ने 4th रैंक, ऑल इंडिया रैंक 4th अर्जित की। पर उनको फाइनली लगा कि मुझे देश की सेवा में उतरना चाहिए। एक यूपीएससी में इतनी हाई रैंक, आईसीएस में इतनी हाई रैंक लेके मैं अपनी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ, परंतु मुझे तो देश के लिए सेक्रीफाइस करना है। उस 4th रैंक को छोड़ करके जब उन्होंने छोड़ा तो ब्रिटिशर्स भी हिल गए। सच अ हाई रैंक, such an opulent post he would have got, but still he sacrificed it for a higher cause, correct. So in that way our life should be full of inspiration and motivation, and we should channelize all of our enthusiasm, intelligence, energy in the right direction. And you are in a very wonderful profession where you can really contribute so much to the nation. And I sincerely pray on this special day of Narshing Chaturdashi that may Lord Narshing Dev, incarnation of Lord Vishnu, may install our heart with fearlessness. All the negativity may get removed, and we will be filled with positivity, enthusiasm. Thank you very much. Hare Krishna. I hope समय आपका मैंने बर्बाद नहीं किया होगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, लाइफ से जुड़ा हुआ सेशन। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो यदि आप याद कर पा रहे हो, जब आप बिट्स गए थे चेस खेलने नेशनल, 4 लड़के और थे उसमें आपके साथ, अभिजीत मुंशी, राहुल जैन, आशीष सोनी और पवन पटेल। अब इतना तो ध्यान नहीं है मेरे को। वीआईटी वैल्यू तो मैं ही पवन पटेल हूँ, अभी यहाँ जिला न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हूँ। क्या बात है। मेरा प्रश्न ये था गुरुजी, आपने जो बातें बताई बिल्कुल सही है। होता ये है कि जरूरत पड़ने पर स्मरण नहीं रहती, समझ जो रहती है करेक्ट व्यक्ति की, वो उस समय उसका साथ छोड़ देती है। तो हमारी समझ हमेशा एक सी रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? एक्चुअली क्या है कि जैसे हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी लग रही है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो चीज़ों का स्वभाव है ऊपर से नीचे आना, चेतना का भी स्वभाव है ऊपर से नीचे आना। तो उसको उठा रखने के लिए हमको फोर्स लगेगा, है ना। जैसे पानी को ऊपर टंकी में भेजने के लिए हमको फोर्स लगता है, नीचे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसी प्रकार से चेतना को भी उठाने के लिए बड़ी एनर्जी लगती है ना। तो इसी प्रकार से इन ऑर्डर टू रिमेंबर द हायर प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी आर हैविंग right association in our life, which will help us. Otherwise what will happen? Naturally it will come down.
मैं अभी आपको एक दो बहुत अच्छे वीडियोस भी दिखाना चाह रहा हूँ, पर इसी बीच में किसी का कोई प्रश्न हो तो ज़रूर से पूछ सकते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे अभी हम गर्मी के मौसम में भी अभी हम, क्योंकि हम एसी हॉल में, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट फीलिंग द हीट ऑफ समर, है ना, इन द एसोसिएशन ऑफ एसी। तो सिमिलरली इफ वी हैव पॉजिटिव एसोसिएशन इन आवर लाइफ, वी कैन सरपास द नेगेटिविटी, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट to surpass the negativity of this world is very very difficult. There will be lust force, there will be greed force, there anger force, many forces are there. एक्सीडेंट होने के बाद तो सबको समझ में आता है, उसके थोड़ा पहले अगर बुद्धि आ जाए तो बात है ना। कोई और प्रश्न किन्हीं का? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अबाउट चेस। मैं अपने कॉलेज से मेरी ईयर में मैं ही खाली सिलेक्ट होकर के आ पाया था। Anyone else? Any questions from your side? जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। अपनी थिंकिंग को हम कैसे चेंज करें, ये थोड़ा सा आप इसमें कुछ बताएं, कुछ ऐसी सर ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि अपनी थॉट प्रोसेसिंग को हम अपनी थिंकिंग को कैसे चेंज करें। तो एक्चुअली ये जो मैं 3 मोड्स की बात कर रहा था कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम अपने एसोसिएशन से, एक अच्छे एसोसिएशन से अपनी कॉन्शियसनेस को ऑपरेट करते हैं, मोड ऑफ गुडनेस हमारा बढ़ता है ना। तो सेम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की हमारी एबिलिटीज़ जो है वो बदल जाती हैं। सिचुएशन सेम रहेगी बट अवर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड विल चेंज। एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे एक बार ग्रीष्म काल में, समर सीजन में, एक हैट सेलर, टोपी बेचने वाला व्यक्ति जो है वो थक करके एक पेड़ के नीचे आकर के सो जाता है। जैसे उसकी नींद 1 घंटे बाद खुलती, देखता है उसकी पोटली गायब। ऊपर देखता है कि पेड़ पे बंदर उसकी पोटली लेकर के बैठा हुआ है। अब उसके 3 प्रकार के रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। अगर वो मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में सिचुएटेड है, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेटेड रिस्पॉन्स आएगा। वो सोचेगा अरे किस अशुभ मुहूर्त में आकर के मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गया, बंदर थे यहाँ पे, ऊपर रह गया मेरा बैग। अपना बाल खींचेगा, कहीं सिर अपना पीटेगा, जमीन में फोड़ेगा। दिस इज रिस्पॉन्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। मेनी टाइम्स वी ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड। बच्चे को एक चीज़ 4 बार बताते फिर भी नहीं मानता, तो फिर फ्रस्ट्रेट होकर उसको लपड़िया देते। मेनी टाइम्स इट हैपेंस। तो इसके अलावा अगर मोड ऑफ पैशन, रजोगुण उसके जीवन में ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके अंदर गुस्सा आएगा। हमारी पोटी लेकर के गया, इस बंदर को इस बार मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसको मजा आ जाएगा। तुरंत ही आसपास पत्थर उठा करके फेंकना शुरू करेगा, बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ रिटेलिएशन। निशाना लगा पाएगा क्या? नहीं लगा पाएगा। मंकीज आर वेरी फास्ट, मच मोर फास्टर देन डॉग्स। उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट रहता है। तो अल्टीमेटली 2, 4, 5, 6 पत्थर फेंकने के बाद भी ये फ्रस्ट्रेट ही हो गया, क्योंकि उसका गुस्सा तो ठंडा होएगा नहीं, क्योंकि पोटली उसको आवाज़ मिलेगी नहीं। अब अगर वो मोड ऑफ गुडनेस में सिचुएटेड है, उसके अंदर सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस है, समाधान युक्त चेतना है, तो उसकी थिंकिंग जो है वो समाधान की तरफ जाएगी। वो सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि बंदर के पास से पोटली मेरे पास में आ जाए। वो तुरंत ही पास में देखेगा कुछ फल का ठेला है, केले का ठेला है, 2 केले खरीदेगा। 1 केला तुरंत बंदर के पास फेंकेगा, बंदर कैच कर लेगा। दूसरा केला जैसे ही फेंकेगा, बंदर इस पोजीशन में नहीं कि आते हुए केले को छोड़कर पोटली पकड़ा रहे। अपने हाथ को फ्री कराने के लिए, कैच पकड़ने के लिए, बनाना पकड़ने के लिए तुरंत ही वो कैच करेगा और पोटली नीचे आ जाएगी। तो जो समाधान हमको 2 केले में मिल सकता है, उसके लिए ना खुद का सिर फोड़ने की जरूरत है ना बंदर का। करेक्ट। तो इन दैट वे समाधान है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, उसको हमको ढूंढने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में 4 प्रकार की सिचुएशंस आती हैं, विन विन, विन लूज, लूज विन, लूज लूज। करेक्ट। एक क्वाड्रेंट है, वाई क्वाड्रेंट, एक्स क्वाड्रेंट। एक्स क्वाड्रेंट में है ना, आप लें इस साइड में मी विन, तो -x क्या होगा? मी लूज। वाई क्वाड्रेंट में यू विन, तो -y में क्या होगा? यू लूज। पहला क्वाड्रेंट क्या होगा? विन विन क्वाड्रेंट, मी विन एंड यू विन। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो गया? यू विन बट आई लूज। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? यू लूज एंड आई लूज। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? आई विन बट यू लूज। क्वाड्रेंट सिस्टम से समझते हैं। अब एक हितोपनिषद में बढ़िया कहानी आती है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा शॉर्ट में।
एक बार एक चूहा जो कि बिल्ली से काफ़ी परेशान था, वो जैसे ही अपने उसका बिल जो है एक पेड़ के नीचे रहता है, जैसे ही बाहर निकलता है देखता है कि बिल्ली जो है एक पिंजरे के अंदर बंद है, वो तो बहुत खुश हो जाता है। बिल्ली बंद हो गई, किसी शिकारी ना करे उसको पकड़ लिया, हमेशा मेरी जान के पीछे रहती थी। अब बिल्ली उससे बोलती है बड़े सम्मानजनक शब्दों में, हे मूषक राज, अगर तुम मुझे इस पिंजरे से मुक्त करवा दो, मैं तुमको वचन देती हूँ कि तुमको अहित करना तो दूर, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब ऐसे कितने लोगों को लगता है चूहे को बिल्ली की बात मान करके उसको पिंजरे से छुड़ा देना चाहिए? हाथ उठाइए। किसी ने हाथ नहीं उठाया। हु विल ट्रस्ट कैट? तो चूहा जो है वो उसके पिंजरे के चारों तरफ जो है घूम के नाच डांस करना शुरू कर देता है, क्योंकि तो मस्ती में है ना, बिल्ली परेशान करती थी, पकड़ी गई। इतनी देर में उसकी नज़र एक उल्लू पे पड़ती है जो कि उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था टहनी में, जहाँ पे नीचे उसका बिल था। अब ये सोचता है कि उल्लू अगर मेरा शिकार करने आया तो मैं कहाँ भागूंगा, खुले मैदान में भागूंगा तो मैं कभी भी ऑल की फ्लाइंग स्पीड को अपनी रनिंग स्पीड से कभी भी मैच नहीं कर पाऊंगा। और अगर उसी डायरेक्शन में बिल की डायरेक्शन में जा लूंगा तो वो तो उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ जहाँ पे उल्लू बैठा हुआ है। बड़ा परेशान होता है। तुरंत उल्लू जो उसकी तरफ उड़ना शुरू कर देता है। फिर से बिल्ली बोलती है, देखो अगर तुम मुझे वचन देते हो कि तुम मुझे इस पिंजरे से, क्योंकि तुम्हारे दांत तेज हैं, इस तार वाले पिंजरे के तार अगर तुम काट दोगे मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगर तुम मुझे वचन देते हो कि तुम मेरी रक्षा करोगे, तुम मुझे इस पिंजरे से मुक्त करोगे, तो मैं भी तुम्हें संरक्षण देने का वचन देती हूँ। अब कितने लोगों को लगता है कि बिल्ली के इस प्रपोजल को चूहे को मानते हुए उल्लू से अपनी जान बचाते हुए पिंजरे के अंदर जाना चाहिए? हाथ उठाइए। आज अभी कुछ लोगों को लग रहा है ना, क्योंकि अब तो जाने ही जाना है, एक रिस्क तो ली जा सकती है। तो चूहा भी इंटेलिजेंट था, वो अंदर चला जाता है बिल्ली के पिंजरे में। अब उल्लू आके देखता है, बहुत देर वेट करता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, देखता है कि यहाँ पे तो अपनी दाल नहीं गलने वाली। चूहा बिल्ली के संरक्षण में पिंजरे को अंदर वो नहीं जा सकता, तो उल्लू से उड़ करके चला जाता है। अब चूहा जो है दबे पांव बाहर निकल आता है। अब कितने लोगों को लगता है कि चूंकि संकट के समय में बिल्ली ने चूहे की रक्षा की, तो चूहे को अपना प्रॉमिस निभाते हुए बिल्ली को इस पिंजरे से आजाद कर जाना चाहिए? हाथ उठाइए। अच्छा, कम लोगों को लग रहा है, ज्यादा लोग हाथ नहीं उठा। देखिए 3 ही लोगों को 4 लोगों को लगा खाली करना चाहिए। क्यों बाकी लोग क्यों हाथ नहीं उठा रहे? अरे बिल्ली का क्या भरोसा, खोलने के बाद खा लिया तो अगर चूहा उस पिंजरे के अंदर घुसता ही नहीं तो दोनों जाते। इसको बोलते लूज लूज सिचुएशन। अब अगर चूहा उस बिल्ली को रिस्क लेकर खोल देता है और बिल्ली चूहे पे अटैक करके उसको मार देती है, इसको बोलेंगे लूज विन सिचुएशन। चूहा तो लूज हो गया, पर बिल्ली विन हो गई। अगर चूहा अपने प्रॉमिस को भूल जाता है और घुस जाता है अपनी गुफा में, अपने बिल में, इसको बोलेंगे विन लूज सिचुएशन, कि चूहा तो विन हो गया पर बिल्ली लूज हो गई। तो इस दुनिया में क्या है कि विन विन सिचुएशन निकालना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। चूहा इंटेलिजेंट था, 3 तार का पिंजरा था। सबसे पहले खटखट 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 करके वो लेफ्ट वायर को उड़ा देता है और मिडिल वायर को छोड़ देता है। फिर खटखट 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 करके राइट वायर को भी उड़ा देता है। और बिल्ली सोचती है अरे इसने तो कुछ सेकंड्स में ही काम कर दिया। फिर रुक जाता है, तो बिल्ली को लगता है थक गया होगा और कुछ बोलती नहीं बिल्ली, तो कुछ सेकंड्स का ही तो काम है ना। अब इसके बाद में शिकारी के आने की आहट सुनाई देती है। वहाँ पे इक्वी डिस्टेंट पेड़ थे, तो वहाँ पे शिकारी जो है वो 13 पेड़ की दूरी तक आ चुका था। तो बिल्ली को थोड़ा सा घबराहट होती है। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 पेड़ की दूरी तक जब शिकारी जाता है तो बिल्ली को लगता है हम तो जीता हुआ मैच हार गए। और बिल्ली को लगता है कि ये अब कुछ नहीं करने वाला, मेरे को लगती है वापस फ्री हो पाऊंगी, पर इसने फंसा दिया। जब 3 पेड़ की दूरी तक शिकारी आ चुका रहता है, उस समय चूहा एक्टिव होता है और मिडिल वायर को काटना शुरू करता है। अब जिस समय शिकारी का हाथ बिल्ली के पिंजरे के पास जा ही रहता है, उस समय तक वो वायर कट जाता है। और बिल्ली इस पोजीशन में नहीं है कि चूहे का शिकार करे, उसकी तो हार्ट बीट्स इतनी बढ़ रही है कि उसको अपनी जान बचाने की पड़ रही है। तुरंत ही चूहा अपने बिल में घुस जाता है और बिल्ली जो है छलांग मांग करके जंगल में भाग जाती है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से ये तो चूहे बिल्ली की कहानी थी। हमारे जीवन में भी खासकर जो रिलेशनशिप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे विन विन सिचुएशंस जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जबलपुर में जब आर्मी ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहा था तो मैंने उनसे ऑनेस्टली बोला, आई कैन नॉट मैच योर लेवल ऑफ डिसिप्लिन। हमारी आश्रम लाइफ भी डिसिप्लिन रहता है। रोज सुबह मैं भी 3:15 बजे उठता हूँ। हमारे 4:30 की आरती 4:30 बजे पट खुलते हैं, कभी 4:31 पे भी नहीं खुले। वी ऑल्सो फॉलो डिसिप्लिन, कोर्स ऑफ डिसिप्लिन, पर आपका डिसिप्लिन फिर भी ज़्यादा है। पर यहाँ पे हम उन पैरामीटर्स की बात करने आए हैं
जिनको लेकर के आपके जीवन में भी चीज़ें उथल पुथल रहती है। आर्मी ऑफिसर्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर वेरी डिसिप्लिन बट द फैमिली मेंबर्स कैन नॉट मैच देयर लेवल ऑफ डिसिप्लिन, तो देयर ऑलवेज द डिफरेंस इन एक्सपेक्टेशन। बच्चा जो है अपने पिताजी से प्रेम एक्सपेक्ट करता है, उसको मिलता है डिसिप्लिन तो चीज़ें गड़बड़ाती है, रिलेशनशिप्स गड़बड़ाते हैं, है ना। दे ऑल्सो हैव टू लर्न अ लॉट ऑन एंगर मैनेजमेंट। तो इसीलिए अल्टीमेटली what I have to speak is that by embracing the teachings of Bhagavad Gita in our life, we will not be a loser but a gainer by a million times, है ना। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 69 साल की बढ़ती उम्र में मात्र 40 रुपये लेकर के अमेरिका में मज़े करने नहीं गए थे, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए गए थे। उन्हीं की जो लाइफ बायोग्राफी है वो हमने आपको आज गिफ्ट किया है, जिसको आप पढ़ करके आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना। तो ये जो है भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए गए थे, मात्र 40 रुपये लेकर के 35 दिन की जलदूत से यात्रा करके वहाँ तक पहुँचे थे, और 1 साल के अंदर इन्होंने इस्कॉन को इस्टेब्लिश किया। अगले 10 साल में इन्होंने 108 मंदिरों का निर्माण कर दिया, 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा कर दी, 7,000 से ज़्यादा शिष्य बना लिए। तो बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि इस बुक में दिए गए हैं। अब तो कहते हैं ना, हम पहल करेंगे तो दुनिया पहल करेगी। वही मैं जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के बारे में बता रहा था कि नास्तिकता के अगेंस्ट या अधर्म का जो पेड़ जो गिरा हुआ था, उसको उठाने के लिए पहला हाथ श्रील प्रभुपाद ने विदेश की धरती में जाकर के लगाया। उसके बाद कितने ही अनुयायी उनके साथ में आए और उन्होंने उस अधर्म के पेड़ को उठाने में उनकी मदद की। एंड फाइनली व्हाट वी सी इस्कॉन नाउ इज सच अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस इस्कॉन हैड। दिल्ली ने कोरोना के टाइम पे 7 करोड़ प्लेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट की थी कोरोना के टाइम पे, व्हेन पीपल वर इनसाइड देयर हाउस। Many people became favorable and they really expressed their gratitude for the contribution. So thank you very much for assembling here on this auspicious day and patiently hearing. आगे भी आप हमसे कनेक्ट रख सकें, इसके लिए फीडबैक फॉर्म आपको दिया गया है, जब भी चाहें वॉलंटियर उसको भर सकते हैं। सर के मुख से 2 शब्द कुछ फीडबैक अगर देना चाहें तो। हाँ, सम्मानीय मंचासीन हमारे ब्रजेंद्र कृष्णदास जी प्रभु, और आप राघव पंडित जी, हमारे सभी सम्मानीय न्यायाधीशगण, आज आपने बहुत ही सुंदर अपना गीता से और अपना जीवन से कैसा कनेक्ट किया है, वाकई बहुत सुंदर है। मैं इस अवसर पर ऑनरेबल शुक्ला साहब को भी, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब हैं, उनकी प्रेरणा थी तो उनकी इच्छा भी पूरी हुई, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे जजेज आज सुबह से वर्क करते हुए और लगातार मीटिंग लेते हुए आज यहाँ तक आए हुए हैं, तहसील से भी आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं ये चाहता हूं और आप आपसे कनेक्ट रहें और जो उन्होंने कुछ बताया है उसको फॉलो करें। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जज भी काफ़ी अच्छी, जो इनको टेंशन रहता है वो दूर होगा। और धन्यवाद, आपका ये कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। थैंक यू। थैंक यू सर, एक अनुरोध है, अगर एक ग्रुप फोटो हो जाए सबके साथ।